स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पार। मध्य प्रदेश का माहौल चुनावी है तो चर्चा चुनावी मसले पर ही होगी, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा इतर है। वो ये कि उपचुनाव के मैदान में बाहरी सुरमाओं की एंट्री हो गई है और इसमें कांग्रेस आगे है। कांग्रेस की ओर से तमाम बाहरी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी की ओर से प्रचार का पूरा दारोमदार सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ये लोग संभाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इसे भी चुनावी मुद्दा बना लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा बचा ही नहीं, इसलिए वो बाहरी नेताओं को प्रचार में बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना पूरा दम लगा रही है। इसके लिए जनता पर सीधा असर डालने वाले हर मुद्दे को उभार दिया जा रहा है। वार पलटवार का वो दौर शुरू हो चुका है कि कोई जुबानी तरकश खाली कर रहा है और शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है। इसके लिए वचनवीर या यूं कहें कि वक्ता भी कम पड़ रहे हैं तो उन्हें बाहर से बुलाया जा रहा है। चुनावी जंग में अब बाहरी नेताओं की एंट्री हो गई है और इस मामले में कांग्रेस काफी आगे है। उसने चुनावी मोर्चे पर बाहरी योद्धाओं को तैनात कर दिया है। हालांकि ये सब अचानक नहीं हुआ। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में ही बाहरी नेताओं की भरमार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट, अशोक चौहान, रणदीप सुरजेवाला, प्रदीप जैन, आचार्य प्रमोद कृष्णा, साधना भारती जैसे तमाम नेताओं अपना स्टार प्रचारक बना रखा है और इन्होंने चुनावी मोर्चा भी संभाला हुआ है। कांग्रेस ने किस कदर बाहरी नेताओं पर भरोसा दिखाया है, इसका नमूना आपको बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा और उपचुनाव के रण के सेनापति कमलनाथ ने अपनी अति करीबी और विश्वास पात्र महाराष्ट्र के मंत्री सुनील केदार को चंबल की 7 विधानसभा सीटों का समन्वयक नियुक्त कर रखा है। सुनील केदार नागपुर की सावनेर विधानसभा क्षेत्र में 5 बार के विधायक हैं और चंबल की चुनावी कमान अब उनके हाथों में है। उन्हें मुरैना जिले की 4 विधानसभा और ग्वालियर की 3 विधानसभा सीट के साथ उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुनील केदार मुरैना की जोरा, सुमावली, मुरैना, दीमनी, अंबा और ग्वालियर की ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीट के प्रभारी हैं। कांग्रेस उपचुनाव में जातिगत समीकरण फिट करने के लिए भी बाहरी नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार रही है। मसलन चंबल के गुर्जर वोटों के लिए सचिन पायलट सभाएं कर रहे हैं। और इन्होंने तो बोल दिया कि मैं 2 साल लोकसभा के लिए बनने वाला नहीं हूँ, तो लंबी पारी खेलना चाह रहे हैं। भाई इस बार तो काम लगा एक ही बार देखी जाएगी। और आपके बीच में बहुत काम किया, ये बेचारा गरीब आदमी 2-3 बार हार चुका है। अब इसको जिता के भोपाल भेजो, अपना कर्तव्य निभाओ और सब सामूहिक रूप से। कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए अपने समर्थक साधु संतों को भी मैदान में उतार दिया है। इसके लिए बारी बारी से पार्टी बदलकर सत्ता सुख भोगने वाले नामदेव दास यानी कि कंप्यूटर बाबा, वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा जैसे संत पहले से ही जमे थे। अब आचार्य प्रमोद कृष्णा भी पहुंच गए हैं। सिर्फ पहुंचे ही नहीं, आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को कंस, मारीच और शकुनी भी बोल गए। वो भी तब जब कमलनाथ के कथित आइटम और जीतू पटवारी के पैरों की धूल और अजय सिंह के टिकाऊ माल जैसे बयानों को लेकर कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर है और चुनाव आयोग कांग्रेस नेताओं को जुबान पर कंट्रोल करने की हिदायत दे चुका है। मारीच जिसने रूप बदल कर माता सीता का हरण कराया, दूसरा मामा कंस जिसने सत्ता को बचाने के लिए अपनी बहन के बच्चों का वध किया, और तीसरा मामा शकुनी जिसने छल फरेब करके पांडवों का सर्वनाश करना चाहा था। एक मामा मारीच, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी। कांग्रेस के ये तमाम बाहरी नेता मैदान में है, पर पता नहीं क्यों बीजेपी को बाहरियों से ज्यादा अपनों पर ही भरोसा है। यूं कहें कि बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के भरोसे ही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम तक नहीं है। अभी तक बीजेपी में प्रचार का पूरा दारोमदार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखा है। उमा भारती, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता सक्रिय भी हैं तो अपने प्रभाव क्षेत्र तक सीमित है। तो आपने देखा कि इस चुनावी जंग में कांग्रेस बाहरी नेताओं का सहारा ले रही है और अब
आपने ये भी सुना कि दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को किस तरह से उनकी बातें भी सामने आ रही हैं। मर्यादाएं शब्दों की सब भूल चुके हैं दोनों ही तरफ से। किस तरह की बयानबाजियां, फिर चाहे वो आइटम की बात हो, इमरती देवी जी का बंगाल या बंगाल का रहने वाला, और अन्य शब्दों का प्रयोग हो, और ये दोनों ही दलों में चल रहा है। लेकिन इसी बीच जब बाहरी लोगों को प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में, वो भी उपचुनाव में बुलाया जाए और बीजेपी की तरफ से ये कहा जाए कि उपचुनाव है, हमारे जो बड़े नेता हैं यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब या अन्य केंद्रीय मंत्री, उनमें कहा जा रहा है कि उनकी जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में, अभी उपचुनाव है। तो इतना बीजेपी इसे लाइटली बता रही है। लेकिन कांग्रेस जातिगत समीकरणों को साधते हुए जो उनके ब्रांड फेसेस हैं उन्हें बुलाने की कोशिश तो किसी भी तरह से इसे खाली नहीं जाने देना चाहती, और एड़ी चोटी का जोर मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम है वो आपने सुने हमारी रिपोर्ट में, और इसके अलावा जातिगत समीकरणों को भी समझते हुए ये तमाम नाम मध्य प्रदेश में लाए जा रहे हैं, फिर वो चाहे महाराष्ट्र से हो या राजस्थान से हो। और सचिन पायलट साहब जिन्हें तो आपने सुना कि आज वो आए और उन्होंने सिंधिया जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, जबकि कांग्रेस ला ही उन्हें इसलिए रही थी कि सिंधिया जी के अपोजिट उनको खड़ा किया जाए, और युवा नेता के सामने युवा नेता, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छे मित्र हैं, इसलिए भी कांग्रेस इसे काट के रूप में देख रही थी। हालांकि अब इस मामले में दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का और क्या कुछ कहना है, पहले वो आप सुनिए। जो सरकार कांग्रेस के गद्दारों के भरोसे चला रहे हो, जिनका खुद का अस्तित्व दूसरों के सहारे टिका हो, वो ऐसी बातें करें तो आश्चर्य होता है। और ये तो लोकतंत्र को खंडित करने वालों के खिलाफ एक लड़ाई है। उस लड़ाई में सारा वो पक्ष विपक्ष जो लोकतंत्र के लिए अपने आप को समर्पित करने को तैयार है, वो इस चुनाव के मैदान में उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जी, क्या आपका मस्जिद में अस्तित्व बचा है? जिनके भरोसे आपने सरकार बनाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या उसका अस्तित्व बचा है? यदि बचा होता तो उनको आप अपने साथ रखते। फिर आपको उमा भारती जी को मध्य प्रदेश वापस क्यों बुलाना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को अपनी स्थिति अच्छे से पता है कि इस चुनाव के अंदर उसको पराजय का सामना ही करना पड़ेगा। एक बार जनता ने मौका दिया, आप अपने आपसी कलह से सरकार नहीं चला पाए। अब आप किसी को भी बुलवा लीजिए, चाहे आप सचिन पायलट को बुलवा लीजिए, चाहे प्रमोद कृष्णन को बुलवा लीजिए, चाहे किसी को भी बुलवा लीजिए, और ये लोग भी आकर क्या कर रहे हैं? इन जितने व्यक्ति आए हैं, इन व्यक्तियों से कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला है? आप तो कांग्रेस से इसको नुकसान ही होने वाला है। इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के साथ दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, कमलनाथ के साथ क्या कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। और मेरे ख्याल से अब कमलनाथ को भी समझ में आना होगा। सोनिया गांधी को भी बुला ले, राहुल गांधी को भी बुला ले, प्रियंका गांधी को भी बुला ले, जिसको चाहे उसको बुला ले, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की पराजय सारी सीटों पर निश्चित है। और चलिए, हिदायतुल्लाह शेख साहब बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपने उनको बाइट में भी सुना, अब और विस्तार से सुनिए, फोन लाइन पर मौजूद है। शेख साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हिदायतुल्लाह शेख साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन्हें नहीं मिल रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से बात हो सके। तो देखिए, मध्य प्रदेश में दो मुख्य दल हैं, बीजेपी कांग्रेस। उपचुनाव है और दोनों के लिए ही नाक का सवाल, साख का सवाल ये चुनाव हो चुके हैं। अन्य दल भी हैं, बसपा सपा, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत में किस तरह से मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो 360 डिग्री पर माउल्ड हुआ और पूरा का पूरा दृश्य पलट गया। पहले मुखिया की कुर्सी पर थे कमलनाथ, तो अब हैं शिवराज। हालांकि इसके पीछे वो 22 विधायक हैं जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा, अपनी विधायकी छोड़ी और पाला बदला, बीजेपी में गए। अब वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन मसला जो भी हो, आज जो टॉपिक है वो ये है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बड़े नेता नहीं मिल रहे, इसलिए बाहरियों को, फिर चाहे वो राजस्थान से जुड़े हुए नेता सचिन पायलट हो, गुर्जर समर्थकों, गुर्जर वोटर्स को लुभाने के लिए उन्हें लाया जा रहा हो, या सिंधिया की काट के तौर पर उन्हें लाया जा रहा हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेता जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें बुलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जो दिल्ली के नेता हैं वो बीजेपी उन्हें बुला रही है। और दूसरे अन्य जो नेता हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, अमित शाह साहब का नाम ले लीजिए, और कोई बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्हें बीजेपी ये कहकर नहीं बुला रही है कि उपचुनाव में हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। लेकिन सिंधिया साहब, जैसे कि अभी दुर्गेश शर्मा जी को आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बातें जब कह रहे थे, उनका कहना है कि क्यों आपको उमा भारती जी को बुलाने की जरूरत पड़ी।
क्यों आपको तमाम उन नेताओं को बुलाने की जरूरत पड़ी जिनको आप अब तक पूछ तक नहीं रहे थे। तो इस तरह के सियासी चीज़ें, सियासी बातें मध्य प्रदेश में चल रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में चाहे वो उमा भारती का नाम ले रहे हो चाहे अन्य किसी नेता का, बीजेपी इस मामले में भी थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड खेल रही है। बीजेपी उन नेताओं को अपने साथ लेकर चल रही है जो भले ही बड़े नेता हैं, भले ही बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। चाहे फिर वो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को ले लीजिए, सिंधिया साहब की तो वैसे भी साख दाव पर लगी हुई है, उमा भारती जी क्या ताल्लुक़ रखती हैं बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को आप समझिए। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि बाहरी प्रत्याशियों को भी आपको बुलाना है, और जो बाहरी प्रत्याशी है जिसमें कृष्णन साहब हैं तो वो संत, लेकिन देखिए किस तरह के शब्दों से उन्होंने संबोधित किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। वो कह रहे हैं कि मारीच, शकुनी, कंस, ये तीन मामा, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो शिवराज जी सामने आते हैं। तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी भांजे भांजी आए मध्य प्रदेश के उन सभी से माफी मांगनी होगी आचार्य प्रमोद कृष्णन को। तो तमाम आरोप हैं मध्य प्रदेश में और तमाम तरह के सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामास चल रहे हैं। हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ वापस से फोन लाइन पर बने हुए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। शेख साहब बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हिदायतुल्लाह शेख साहब को आवाज मिल रही है? शेख साहब आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए तो मध्य प्रदेश में ऐसे शब्दों का उपयोग जो अमर्यादित कैटेगरी में आते हैं, उन शब्दों का उपयोग मध्य प्रदेश में इस चुनाव में हो चला है। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरह के शब्दों का संबोधन होता हो। बड़े बड़े दिग्गज नेता महिलाओं को अपशब्दों से सम्मानित कर चुके हैं, यानी अपमानित कर चुके हैं। और कई ऐसे नेता भी हैं जो मध्य प्रदेश के ही हैं और मध्य प्रदेश में ही महिलाओं की रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि हम एंकर्स तक उन्हें कभी कभी आपके सामने नहीं रख पाते हैं। तो ये दौर मध्य प्रदेश का हो चला है। हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से मौजूद है। शेख साहब स्वागत आपका नादी टीवी में। जी पारुल जी। शेख साहब टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से बाहरी प्रत्याशियों को आमद दे दी है कांग्रेस ने, और कांग्रेस का कहना है भाई बीजेपी वालों ने भी तो बुलाया, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? भारतीय जनता पार्टी के तो जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूरे मनोयोग से चुनाव में लगे हैं जी। और हमारे जिन कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के अंदर काम करना था वो करना था, लेकिन इन्होंने जिन लोगों को बुलाया है उन लोगों की जरी स्थिति समझ लेने की वाली बात है। अब इन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन को बुलाया है। कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? ये वही व्यक्ति है जो लगातार बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हैं, जो लगातार बीजेपी के बहाने हिंदू समाज का अपमान करने का काम करते हैं। सचिन पायलट आए हुए हैं। सचिन पायलट को देखकर क्या याद आता है पारुल जी? कांग्रेस का एक युवा नेता, गुर्जर समाज का एक बड़ा नेता जिससे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया गया हो, जिसकी रातों रात नेम प्लेट बदल दी गई हो, जिससे रातों रात पद से हटा दिया गया हो, और उस युवा नेता का लगातार अपमान करा कांग्रेस ने। लगातार गालियां दी गई है, गालियां शुद्ध रूप से गालियां दी गई है। उनको लाकर आप खड़ा कर रहे हो तो युवाओं को भी पता चलेगा, उनके समाज के लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, आप तो सब लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ वो लोग जिन लोगों ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर चिट्ठी लिखी थी, गुलाम नबी आजाद हो, वालों सबको बुला लीजिए आप चुनाव में, पता तो चले जनता को कि आप अपने लोगों की क्या दुर्गति करें। जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गई है ना, इनके आपसी झगड़े से, ये झगड़ा मध्य प्रदेश में ही नहीं चल रहा, झगड़ा पूरे देश के अंदर चल रहा है। और ये आप भी दिखा चुके हैं, सिर्फ हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। सारे नेताओं को क्या करेंगे आप बताइए ना। मैंने जो बोला, जिन नेताओं को देखकर लोगों को क्या होगा, जो सामने खड़े उनको देखकर क्या लोगों को उनके अंदर भावना आती होगी, ये वो सब समझने वाली बात है। बुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल आपत्ति कहाँ, आपके लिए तो मौका भी अच्छा है कि ऐसे ऐसे बयान निकल कर सामने आ रहा है। बीजेपी को तो बैठे बैठे पके पकाए मुद्दे मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात कर रहे ना, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही लगातार बिकने वाली बात बोल रहे हैं, खुद ही मतलब उन शब्दों का, जिन शब्दों का मैं कम से कम एक महिला एंकर के सामने ऐसे शब्द बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। चुनाव इतना नीचे गिर के किया जाएगा? आप विकास के मुद्दों पे बात करने की स्थिति में नहीं हो। 15 महीने में आपने क्या काम करा उस पर बात नहीं करोगे, ना किसान की बात करोगे, ना बेरोजगारी भत्तों पे बात करोगे, किसी पे बात करने की ये स्थिति में नहीं है। इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हार की हताशा कांग्रेस की साफ दिख रही है।
नहीं, तो उस मामले में तो बीजेपी भी इस तरह का कोई बयान या इस तरह की कोई बात नहीं निकल कर आ रही ना कि युवा वोटर्स कहें कि हाँ बीजेपी के इस नेता ने रोजगार की बात की, या मजदूर कहें कि हम पलायन कर रहे हैं तो हमें रोकने के लिए कोई और बात सामने आई। इस तरह की खबरें कई सामने आती हैं जिसमें मनरेगा तो चलता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है मजदूरों को वहाँ पे। ऐसे सामने नहीं आ रही। माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए मध्य प्रदेश की नौकरियों को आरक्षित कर लिया है। अब मध्य प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी। हमने इस मामले के अंदर पारित कर दिया है, वो हमारा संकल्प पारित है, इसके अंदर सरकार ने फैसला ले लिया है, उस पर निर्णय हो गया है। ठीक 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 ठीक, कहा नहीं, हमने तो लगातार काम किया है उसके ऊपर। ठीक है। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। आवाज मिल रही है शर्मा जी को? दुर्गेश शर्मा जी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। दुर्गेश शर्मा जी, बाहरियों को आप इनवाइट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता बचा नहीं कांग्रेस के पास, आरोप बीजेपी लगा रही है सर। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय आरोप लगाने के अलावा बचा क्या है? ना उनके पास कोई नैतिकता है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई सोच है, ना जनता के प्रति समर्पण है, ना लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। और उनके आरोपों का जवाब सिंपल है। इस देश में ये मध्य प्रदेश कोई उपचुनाव से नहीं लड़ रहा है। मध्य प्रदेश लोकतंत्र की उस ताकत को बचाने के लिए लड़ रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खंडित और खत्म करने का प्रयासरत है। मध्य प्रदेश देश में इतिहास रचने जा रहा है। मध्य प्रदेश से बताने जा रहा है कि जनता के वोट को खरीद कर यदि षड्यंत्र को आप सरकार बनाएंगे तो जनता आपको नस्ते नाबूद कर देगी। बिल्कुल, ये तो सच है कि वाकई इतिहास रचने वाला है मध्य प्रदेश। एक तो उपचुनाव, वो भी 22 सीटों पर, माफ कीजिए 28 सीटों पर, अब तो और 29 हो जाते, थोड़े समय पहले एक और हो जाता तो, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद अब देखिए किस तरह की बयानबाजियां इंटरनेशनल लेवल तक वो बातें जा रही हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश तो इतिहास रचेगा ना सर। मुद्दे ये हैं कि क्या वाकई कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इतने बड़े कोई नेता नहीं मिल रहे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को इनवाइट करना पड़ रहा है, और उसके अलावा आपको गुर्जर वोटरों को साधने के लिए सचिन पायलट को इनवाइट करना पड़ रहा है, जिनकी तो खुद गत बना दी थी आप लोगों ने राजस्थान में। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सब अपनी आहुति देने को तैयार है, सब उसमें अपना समर्पण लगाने को तैयार है, तो सब इसलिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि कांग्रेस के पास में नेता नहीं बचे, शिवराज सिंह चौहान खुद खंडित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी से गद्दार पैदा करके अपनी सरकार बना के बैठी है, जो षड्यंत्र पूर्वक बैठी है, जिसके पास नेता नहीं है, जिनके चुनाव के अंदर 28 में से 25 वो लोग लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, और हमसे सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, वो शिव ज्योति जो यात्रा उन्होंने निकाली थी, उनकी एक एक्सप्रेस थी, वो सब फेल हो गई। आज उमा भारती को लेके आना पड़ा उत्तर प्रदेश से, जिस उमा भारती को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से बाहर किया था, उनको शरण में जाना पड़ा उमा भारती के। वो बात हमसे करते हैं, पहले अपनी तरफ देख लें, समझ लें कि उनकी स्थिति क्या है। मैं पूछ लेती हूँ हिदायतुल्लाह शेख साहब, तो लोकतंत्र को बचाना है और इस यज्ञ में, इस पूरे माहौल में आहुति देने के लिए कितने भी बड़े नेताओं को बुलाना पड़े कांग्रेस बुलाएगी, इसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हमने तो फिर भी बोला, हम तो बोल रहे गुलाम नबी आजाद को भी बुलवा लो, कपिल सिब्बल को भी बुलवा लो, कांग्रेस को भी बुलवा लो, सबको बुलवा लो आप। अभी मैंने तो बोला ना, जिन लोगों ने अभी नेतृत्व में उठा के चिट्ठी लिखी थी, जिनको राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बुरा बोला था, जितने अपशब्द राहुल गांधी ने बोले थे, सब नेताओं को बुलवाइए, वो बताएंगे सारी चीजें क्या गत होने वाली है इसके अंदर। जी जी आवाज तो उन सारी चीजों को लेकर आ रही है। और जितना बात बोल रहे हैं लोकतंत्र बचाने की, तो परिणाम आ जान दीजिए। परिणाम जिसके पक्ष में जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र जनता किसको मानती है, लोकतंत्र का रखवाला हो। और कम से कम ये लोकतंत्र नामक शब्द एक और चीज उन्होंने कही, शिवराज जी के बारे में भी आपने सुना होगा, किस तरह से उन्होंने कहा। नहीं, शिवराज, ये इन लोगों का काम है कि सीधे हर मामले में शिवराज सिंह जी को ऊपर अटैक करो। शिवराज सिंह जी जो छवि है उस खंडित करने का प्रयास कांग्रेस अभी से नहीं कर रही है, पिछले 2 दशक से ये काम कांग्रेस कर रही है। हर चुनाव में जो चीज हो शिवराज जी का नाम लो, हर चुनाव में जो चीज हो शिवराज जी का नाम, सोते हैं शिवराज जी का नाम लेके, जागते हैं शिवराज जी का नाम लेके, खाते हैं शिवराज जी का नाम लेकर, हर मामले में शिवराज जी के नाम पे इनकी जिंदगी टिकी हुई है। इन्हें पता है जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी है, कांग्रेस की दालें नहीं गलने वाली, इसलिए नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। और जितने ये आरोप लगाते हैं
जनता का उतना ज्यादा आशीर्वाद शिवराज जी और भाजपा को मिलता है। अच्छा, आप कांग्रेस अपने कांग्रेस तरह से जितना गंदा बोलेगी, जितना उल्टा बोलेगी, उसका आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है क्या सर? नहीं, जनता समझ रही है ना। आप जितना कर रहे हो, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो क्या आपको वोट मिलेंगे? आप शिवराज सिंह जैसे भले आदमी के ऊपर जो लगा मध्य प्रदेश के विकास का काम कर रहा है, बोले खंडित ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, जनता इसका जवाब देती है अपने वोट के रूप में, अपने आशीर्वाद देती है भाजपा को। जब आप गलत बोलते हो, जनता का रिएक्शन आता है, स्वाभाविक है। इस मामले में मुझे एक बात बताइए, पारुल जी, एक बात बताइए, जल्दी से क्या कांग्रेस के नेताओं का जो महिलाओं का बयान है, उस बयान को सुनने के बाद आप कांग्रेस को मत दे सकती है? ये अभी एक एंकर या आपको सुनना चाहिए वो डिबेट इस मामले में आपको सुनना चाहिए जो अनादि टीवी ने इमरती देवी जी के लिए आइटम शब्द को लेकर की थी, और वो आपको सुनना चाहिए दैतुल्ला शेख साहब। सिर्फ इतना ही कह पाऊंगी मैं कि महिलाओं को लेकर अगर कोई शब्द कुछ भी किसी भी पार्टी की तरफ से बोलता है ना, तो आवाज अनादि टीवी की तरफ से हर मुद्दे पर उठती है, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। नहीं, उस बात को एप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि क्या ऐसी चीजों को कोई स्वीकार कर सकता है? कोई शब्द समाज स्वीकार कर ही नहीं सकता, तो बुलाइए ना, बुलाइए, सारे लोगों को बुलाइए, बड़े-बड़े भाषण करवाइए। समय अब इजाजत नहीं देता, माफी के साथ आपसे परमिशन चाहूंगी। हिदायतुल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में न जाने क्या कुछ और देखना पड़ेगा। हालांकि ये सही कहा दुर्गेश शर्मा जी ने कि मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है, खासतौर पर पॉलिटिकल ड्रामास को लेकर, फिर चाहे वो उपचुनाव हो, वो भी 28 सीटों पर उपचुनाव, आम चुनाव से भी ये बहुत ही स्पेशल चुनाव इस वक्त मध्य प्रदेश का हो गया है। न केवल साख का सवाल, कांग्रेस तो इसे लोकतंत्र की लड़ाई भी कह रही है, और बीजेपी ने तो वाकई इसे सिंधिया की साख से जोड़कर देखा, और सिंधिया साहब तो खुद अपनी नाक का सवाल इसे मान रहे हैं। तो देखिए किस तरह से रोचक हो चला है मध्य प्रदेश का चुनाव, जहां रोज एक नई टिप्पणी निकल कर आती है और उस पर होती है बहस, अंततः बात सामने आती है और फिर दोनों पार्टियां फिर लड़ती हैं, और दूसरे दिन एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो चल रहा है ये सब और चलता रहेगा 3 तारीख तक, और फिर 3 तारीख के बाद तारीख का जो इंतजार होगा वो होगी 10 तारीख, क्योंकि 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन वाकई इस रण में जीत रहा है, इस रण को फतेह कर रहा है, या फिर किसी को लगेगी हार हाथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।